अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर इज किंग, एक सेपरेट टॉपिक। बहुत पुराने सर्क्यूलर से मैं लेके आया हूँ, 2017 का सर्क्यूलर था जो अभी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। सो ये सर्क्यूलर है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स का। और हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखा है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनके उनके साथ कुछ भी इंसिडेंट होता है ना, तो वो बैंकर से ज्यादा नॉलेज वाले हो जाते हैं। अब वो हो सकता है उसको कोई और हेल्प कर रहा होगा या वो खुद स्टडी करता है, लेकिन हमने ये चीज नोटिस की है जब हम आरबीआई ओम्बड्समेंट में या डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, तो उनको लिमिटेड लाइबिलिटी के सर्क्यूलर का एक एक चीज पता होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको एक बार रिकॉल कर ले वापस। एक पेपर का कटिंग रखा है मैंने जो रिसेंटली हुआ था। एसबीआई बैंक का कस्टमर था, ठीक है, वो उसको एसएमएस नहीं गया। अब उसके अकाउंट से किसी और ने पैसा विड्रॉ किया था, लेकिन उसको एसएमएस नहीं गया फॉर वॉट एवर रीजंस। ठीक है, वो बैंक ने बोला कि भाई वो टेक्निकल रीजंस थी, वजह से कस्टमर को एसएमएस डिलीवर नहीं हुआ। जबकि वो कस्टमर बोल रहा है कि भाई मेरे अकाउंट से पैसा निकला है, कोई थ्रेट एक्टर ने निकाला है, उसने कैसे भी कार्ड फिशिंग किया, कार्ड क्लोनिंग किया, जो भी किया वो मैटर नहीं है। यहाँ पर फोकस ये है कि उसको एसएमएस डिलीवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो वो इसमें जजमेंट ये आया कि इसमें 100% बैंक की लाइबिलिटी आएगी, क्योंकि जब कस्टमर को एसएमएस ही नहीं गया तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि उसके अकाउंट से कोई फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए अगर किसी को एसएमएस डिलीवर नहीं हो रहा है, आप उसको कस्टमर को इन्फॉर्म नहीं करते हो, और वो ट्रांजेक्शन कल को फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजेक्शन निकलता है, तो वो केस में 100% लाइबिलिटी बैंक की आती है एज पर दिस सर्क्यूलर ऑल्सो। हालांकि ये तो कोर्ट में जाके डिसीजन आया, लेकिन सर्क्यूलर में भी क्लियर लिखा है कि आपको मैंडेटरीली एसएमएस भेजना है। अगर नहीं भेजते हो और कुछ आगे जाके कोई इंसिडेंट होता है तो इट विल बी अ लायबिलिटी ऑफ बैंक। तो फिर इसी से एक और सिनारियो आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आपने एक ऐसा डिसीजन लिया कि भाई 3 महीने के एसएमएस के 5 रुपए हम लोग चार्ज करेंगे। अब कोई कस्टमर होता है वो आके फाइट करता है कि भाई मैं तो 5 रुपए भी नहीं दूंगा, मैं किस बात के दूं। ठीक है, तो आप उससे रिटर्न में ले लेते हो कि भाई ठीक है, तू मेरे को रिटर्न में लिख के दे दे कि भाई तेरे को एसएमएस नहीं आएंगे, हम तेरे एसएमएस भी बंद कर देते और तेरे को चार्जेस भी नहीं लगेंगे। ठीक है, आपने उनसे रिटर्न में ले लिया। अब वो ऐसे कस्टमर के यहाँ कल जाके कोई फ्रॉड होता है, ठीक है, अगेन आरबीआई तो यही बोलेगा हमें वो सब नहीं पता है, आपने रिटर्न में क्या लिया क्या नहीं लिया। 100% बैंक की लाइबिलिटी आएगी क्योंकि आपने उसको एसएमएस नहीं भेजा है। अब वो पैसे लेना नहीं लेना वो आपका और कस्टमर का इश्यू है। हमारे लिए तो उतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटीमेशन भेजना है। अब आप उसको चार्ज करके इंटीमेशन भेजो या फ्री में भेजो, वो बैंक का कंसर्न है, लेकिन यही आरबीआई का डिसीजन रहता है एज पर दिस सर्क्यूलर कि भाई आपको कस्टमर को आपने इंटीमेट नहीं किया, एसएमएस नहीं गया, दैट मींस बैंक की लाइबिलिटी। अच्छा, इसी में एक और केस आ सकता है, समझ लो सीबीएस में मोबाइल नंबर गलत है या है ही नहीं, ऐसे केस में फ्रॉड हुआ तो क्या होगा, फिर किसकी लाइबिलिटी आएगी? ठीक है, हेलो हाँ बोलिए ना। सर जी, ये केस में आपने जो फर्स्ट टाइम बोला कि कस्टमर को एसएमएस डिलीवर नहीं हुआ, तो हाँ, किसी को अगर रेंज नहीं है, मतलब मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, और आफ्टर कुछ घंटे उसको एसएमएस डिलीवर होता है और इन बिटवीन फ्रॉड अगर हो जाता है, तो ये केस में बैंक लायबल है कि नहीं है? देखो इसमें एसएमएस डिलीवर नहीं होना, वो आपके जो एसएमएस गेटवे से आपको जो रिपोर्ट जनरेट होती है उसी में आपको पता चल जाता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, ऐसे हमने रीजंस देखे एसएमएस गेटवे के रिपोर्ट में कि भाई डी आर नॉट अवेलेबल या सम टेक्निकल इश्यूज। तो वो सारे इश्यूज की वजह से, बाकी ये जो रेंज नहीं है तो भी आपको सामने के साइड से, टेलीकॉम के साइड से रिस्पॉन्स तो यही आता है कि हाँ ठीक है एसएमएस डिलीवर हो चुका है। तो वो ऐसे केसेस में रेंज नहीं होगा तो भी आपके रिपोर्ट में तो वो दिखाएगा कि एसएमएस डिलीवर्ड है ऐसा। ओके ओके। तो हमें एक्चुअली क्या है कि हमें कस्टमर के इनबॉक्स से कोई चीज प्रूव नहीं करनी है, हमें तो हमारे एसएमएस गेटवे से जो रिपोर्ट मिला है उससे हमें प्रूव करना है कि हाँ देखो हम लोग यही रिपोर्ट मॉनिटर करते हैं और एक्चुअली में एसएमएस डिलीवर हुआ है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, सो अगर समझ लो कोई ऐसे आपके पास अकाउंट है जिसमें मोबाइल नंबर्स मिसिंग है या मोबाइल नंबर्स गलत है, तो ऐसे केस में भी 100% लाइबिलिटी बैंक का ही आता है, क्योंकि वो केवाईसी प्रॉपर नहीं किया, या फिर हो सकता है अकाउंट इतना पुराना है तो फिर तो भी वो री केवाईसी का पार्ट है। बट अल्टीमेटली लाइबिलिटीज इन एनी केस इसमें सब में बैंक का ही आता है, क्योंकि यह टाइटल ही है इसका, कस्टमर इज किंग। और यही हमने बहुत सारे केसेस में देखा है।
ओके, एक दूसरा केस आता है फॉल बैक ट्रांजेक्शन्स ऑन एटीएम स्विचेस। अब फॉल बैक ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं कि जैसे समझ लो आपने, अच्छा वो कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ रहे होंगे, मैं अभी चैट में बाद में देख के लेता हूँ उसको। सो फॉल बैक ट्रांजेक्शन्स मतलब वैसे ट्रांजेक्शन्स हो गए कि भाई आपके आपके समझ लो आपका एटीएम मशीन नहीं है खुद के, ऐसा सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं आप, लेकिन कार्ड इश्यू करते हो और आपने आउटसोर्स किया हुआ है आपका एटीएम स्विच। अब वो जो कार्ड होल्डर है वो एटीएम कार्ड लेके कोई और एटीएम में जाता है, वहां पर वो चिप बेस्ड ट्रांजेक्शन करने का ट्राई करता है। अब वहां पर रीजन वो चिप बेस्ड ट्रांजेक्शन फेल हो रहा है, तो फिर वो कार्ड, वो जो सामने का वाला एटीएम स्विच है वो मैग्नेटिक स्ट्रिप से डेटा रीड करेगा और स्ट्रिप का डेटा आपकी स्विच को सेंड करेगा। अब वो स्विच को डिसाइड करना है कि ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस होने देना है या नहीं होने देना है। तो अगर आपने ये फॉलबैक फीचर आपके यहाँ ऑफ नहीं किया होगा तो ये ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो मैग्नेटिक स्ट्रिप बेस्ड ट्रांजेक्शन आपकी स्विच ने पास किया और कल को वो क्लोन्ड कार्ड का ट्रांजेक्शन निकलता है, तो ऐसे केस में भी 100% लाइबिलिटी बैंक की आती है। इसलिए आपके पास वो रिटर्न कंफर्मेशन होना चाहिए कि आपका जो एटीएम स्विच है वो ऐसे फॉल बैक ट्रांजेक्शन्स को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो भले आज आपने ऑलमोस्ट 100% बैंक ने चिप बेस्ड कार्ड्स ही इश्यू किए हैं और किसी के पास मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड्स आज की डेट में नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो चिप बेस्ड कार्ड्स अगर फॉल बैक होके मैग्नेटिक स्ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको वो एटीएम स्विच लेवल पे वो ट्रांजेक्शन्स को बाय डिफॉल्ट डिक्लाइन करना है। अच्छा, एक दूसरा केस आ सकता है कस्टमर का सिम कार्ड ही स्वैप हो गया। समझ लो वो कस्टमर का केवाईसी चोरी किया कोई हैकर ने, उसका नया सिम कार्ड इश्यू करवा लिया कहीं से, उसके पास आधार कार्ड वगैरह आ गया और कैसे भी करके उसने सिम कार्ड इश्यू करवा लिया। अब आपके पास सीबीएस में मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो है वो सही भी है, आप उसको एसएमएस भी भेज रहे हो। ठीक है, अब ऐसे केस में किसकी लाइबिलिटी आएगी, आपको क्या लगता है? हाँ, इसमें किसकी लाइबिलिटी आएगी आपको क्या लगता है? कस्टमर का मोबाइल नंबर सही है, आप उसको एसएमएस भी भेज रहे हो, लेकिन वो सिम कार्ड स्वैप हो गया है, तो वो एसएमएस आप जो भेज रहे हो हैकर के पास जा रहा है और वो ओटीपी ले लेके ट्रांजेक्शन कर रहा है। कस्टमर लाइबिलिटी। कस्टमर लाइबिलिटी। चलो मैं उसमें थोड़ा और सिनारियो ऐड करता हूँ। कस्टमर, जैसे आपका समझ लो एक डेली लिमिट है ₹1,00,000 का, कस्टमर ने आपको रिटर्न में दिया है कि मेरा भाई मेरा ट्रांजेक्शन ज्यादा है, मेरे को 1,00,000 नहीं 10,00,000 का डेली लिमिट करके दे दे, आपने उसको लिमिट भी बढ़ा के दी हुई थी। ठीक है, कोई बैंक का फॉल्ट ही नहीं है, बैंक की सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है, सब कुछ हमने अभी तक जो डिस्कस किया वैसे ही हुआ है। ठीक है, तो आप बोल रहे हो कस्टमर की लाइबिलिटी, जबकि मैं बोल रहा हूँ इट विल बी अ मिक्स, नहीं मिक्स लाइबिलिटी होगा। अच्छा, आप डिवाइस बाइंडिंग बोल रहे हो, लेकिन इंटरनेट बैंकिंग में डिवाइस बाइंडिंग पॉसिबल नहीं है, मोबाइल बैंकिंग होता तो पॉसिबल होता। ओके, सो ये सर्क्यूलर है जो आपको पता होना चाहिए। अब ये 2013 का सर्क्यूलर है जो सारी बैंक्स को ही अप्लाई होता है, इसमें कोई टीयर 1 टीयर 2 ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। ठीक है, ये सारे यूसीबीस को अप्लाई होता है, सारी चैनल्स पे अप्लाई होता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और जो कोई भी डिजिटल चैनल्स आप मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ट्रांजेक्शन है सब पे अप्लाई होता है। ये सर्क्यूलर ऐसा बोलता है कि भाई कस्टमर का अगर डेली आउटगोइंग 30,000 रुपए का है और कोई दिन उसके अकाउंट से 5,00,000 रुपए निकल जाते हैं, तो कस्टमर तो 30,000 ही भरेगा, ऊपर के 4,70,000 रुपए वो बैंक भरेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर नहीं किया। बेसिकली मैं आपको घुमा फिरा के बताऊं तो ये आरबीआई की एक्सपेक्टेशन है कि आप एफआरएम सॉल्यूशन लगाओ जो ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करे और अगर वो बियॉन्ड लिमिट जाता है तो उसको ब्लॉक भी करे। और अगर आपने एफआरएम सॉल्यूशन नहीं लगाया है और ऐसा कोई सिम कार्ड स्वैपिंग का केस होता है तो वो आरबीआई यही देखेगा कि एवरेज ट्रांजेक्शन आउटगोइंग कितना है, तो कि भाई दिन का इतना आउटगोइंग है, उतना पैसा कस्टमर भरेगा, उसके ऊपर का सारा पैसा बैंक भरेगा। सर इसमें एएफआरएम आरबीआई ने लगा दिया है ना ऑलरेडी? सर आरबीआई ने नहीं लगाया, एनपीसीआई एनपीसीआई ने, तो एनपीसीआई की चैनल्स के लिए है, लेकिन अगर वैसी चैनल्स जो एनपीसीआई के कवरेज में नहीं आती है वहां से कोई फ्रॉड होता है तो वो फिर मतलब इसमें देखो मेरा पर्पस ये है कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं, भी कोई क्योंकि सर्कुलर है। आपका ये सर्कुलर हम लोगों ने पढ़ा था
हाँ क्योंकि इसके ऊपर एनपीसीआई ने काम किया और एनपीसीआई ने EFRM बोल के पोर्टल बना के उसको Yes. मॉनिटर किया शायद, हाँ मुझे पता नहीं, बट मुझे लग रहा है उसके अंदर उन्होंने रूल्स सब डाल दिए हैं। हाँ सर, अग्री, डाले उसमें रूल। वो कौन से ट्रांजेक्शन कवर हो गए? यूपीआई, आईएमपीएस वगैरह। अब जैसे समझ लो आपने आरटीजीएस ट्रांजेक्शन किए, एनईएफटी किया मोबाइल से, तो तो वो उसके सारे लिए ट्रांजेक्शन। हाँ जो आरबीआई के डायरेक्ट मेंबर्स है उनके लिए भी उनके पोर्टल के इनके ऊपर रूल्स लगवा रखे हैं नहीं इप्तास के एंड पे। सर, मुझे मुझे नहीं, अभी 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 तक मेरे नॉलेज के हिसाब से नहीं है, बट अगर है तो वो भी चलेगा। मेरा पर्पस अभी ये है कि आपको ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस के ऊपर चेक रखना है। अब वो आप एनपीसीआई के पोर्टल से रखो या कोई अदर पोर्टल से, बट पर्पस यही है कि हमें उसके ऊपर कंट्रोल रखना है, ऐसा। बिलन सर, हाँ सर, बोलिए ना। अभी जो आपने ये बात की ना कि ये कस्टमर को लिमिटेशंस में लाना है, तो बैंक ने एक लिमिट लगा दी कि अगर आपको सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन करना है तो हम लोग 5 लाख का आपको लिमिट देंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो अगर मोबाइल एप्लीकेशन चलती है अपनी, तो हाँ। उस पे भी उसको एक कंट्रोलिंग फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपको जरूरत नहीं है तो उसको यूज आपको करना है, कि अगर आपको दिन में 50,000 की जरूरत है तो पर डे पर ट्रांजेक्शन आप उसको लिमिट कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी एक फैसिलिटी बना के दे रखी, ठीक है। अगर कस्टमर उसका यूज नहीं करता और जैसे आपने बताया कि उसका सिम स्वाइप हो गया और ये प्रॉब्लम हो गई, तो कौन लायबल रहेगा इसमें फिर? देखो सर, इसमें कस्टमर समझ लो, इसमें देखो वैसे तो सिम कार्ड स्वैपिंग में बैंक का कोई गलती ही नहीं है पहले तो, ठीक है। तो वो तो बात ही अलग है। अब समझ लो कस्टमर की ही 100% मिस्टेक है, लेकिन आरबीआई ये बोलता है कि भाई आप उसका डेली आउटगोइंग ट्रांजैक्शन का वेलोसिटी तो देखो, कि वो दिन में कितने बेनिफिशियरी ऐड करता है, वो दिन में कितने ट्रांजैक्शन करता है, उसकी एवरेज क्या है। समझ लो वो दिन में 2 बेनिफिशियरी ऐड करता है, और जिस दिन फ्रॉड हुआ उस दिन उसने 50 बेनिफिशियरी ऐड करके सबको एक एक्स अमाउंट भेज दिया, तो वो अनयूजुअल हो गया ना, जो उसका आज तक नहीं हुआ था। सर वो तो ऐसा समझो कि अगर कस्टमर ने एक साथ 5 आज के दिन हाँ 5 एक साथ में नए यूजर बना के उसको बेनिफिशियरी ऐड कर दिया, ठीक है। हाँ लेकिन बैंक ने कूलिंग पीरियड रखा है हाँ कि अगर आप 5 करो या 25 करो, अगर पहले जिसको भी आप करना चाहते हो, अगर आपने एक बेनिफिशियरी ऐड किया तो आज के दिन में आप उसको सिर्फ 5,000 या 25,000 तक की ट्रांजैक्शन कर पाओगे। लेकिन वो ट्रांजैक्शन के लिए क्या करना चाहिए? अगर बेनिफिशियरी अगर फ्रॉडुलेंट मानस है वो तो 50 करेगा एक साथ में। अगर 5,000 का एक बेनिफिशियरी के लिए कूलिंग पीरियड रखा, फिर भी उसका 5 लाख निकल जाएगा अगर उसने 100 कर दिया तो उसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए? सर, मैं वही बोल रहा हूँ आपको, ये मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और मतलब वो वेलोसिटी चेक्स आपको रखनी है कि भाई वो ऑन एन एवरेज कस्टमर कितने बेनिफिशियरी ऐड कर रहा था, और वो जो अभी उसके अकाउंट में एक्टिविटी हो रही है वो अमाउंट वाइज बेनिफिशियरी वाइज यूजुअल एक्टिविटी है या नहीं है। सर जनरली जब भी ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, हाँ जैसे बेनिफिशियरी के लिए हमने एक लिमिट लगा रखी है कि 24 आवर्स के बाद में ही आपका बेनिफिशियरी एक्टिव होगा और उसके पहले आपको ये कूलिंग पीरियड मिलेगा, ठीक है। लेकिन फ्रॉडुलेंट तो क्या करता है? फ्रॉडुलेंट आदमी तो जैसे ही सैटरडे संडे उसकी छुट्टी होती है अपनी बैंक की, तो वहां पर उसको चेक करने के लिए कौन जाएगा कि आज तूने, तो बेनिफिशियरी के लिए लिमिट लगानी चाहिए कि आदमी एक दिन में करीब 2 या 5 या 10 ही कर सकता है। सर हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना सर। हाँ सर, हम लोग क्या किया है, जब भी वो बेनिफिशियरी नया डालता है ना तो अपना उसको एक SMS जाता है कि आपने ये बेनिफिशियरी आपने नया डाला है, और उसको अगर डाउट है तो डायरेक्ट उसको मीन्स बैंक को हेगा करके कांटेक्ट करके वो ये टेंशन स्टॉप करवा सकता है। सर आपकी बात सही है, वो वैसे ये सिस्टम तो हमारे पास है ही कि जैसे ही वो बेनिफिशियरी ऐड करेगा ना, तो पहले तो वो हमारे पोर्टल पे आएगा उसको अप्रूवल करने के लिए,
कि जैसे कस्टमर का कौन सा कैटेगरी का कस्टमर है, अगर वो जेएलएन का है तो ऑब्वियसली वो किसी हार्डवेयर वाले या कोई उसको तो ऐड नहीं करेगा। जैसे ही हमारे पास में आएगा तो हम उसकी इंक्वायरी भी करेंगे। बराबर। लेकिन एक दिन में करीब सैटरडे अगर उसने 50 कर दिया तो उसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? सर देखो अब ये नहीं सर एक सेकेंड सर, इसके ऊपर है ना आरबीआई का एक ट्रेनिंग था, उसमें ये हुआ था कि लिमिटेड लायबिलिटी जो पॉलिसी है उसके ऊपर बैंक के ऊपर बहुत सारा मतलब अमाउंट आ रहा था, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल सर्वत्र की बात चल रही थी, सर्वत्र कार्ड से ऐप है, ओके, हम लोगों को सबको पता है, उसमें क्या है, कस्टमर ने उसका लिमिट खुद सेट करवाना है, बैंक नहीं सेट करेगा। उसको लगा मुझे 5 लाख करना है, 10 लाख, वो उसके ऊपर उन्होंने रखा है, मतलब उसका जो लिमिटेड लायबिलिटी वो 2013 के बाद सर्कुलर आया है, और उसमें लिमिटेड लायबिलिटी बैंक का कम करके बैंक को बोल दिया है कि कस्टमर को सेट करने के लिए बैंक ने प्लेटफॉर्म बना दीजिए। सर अग्रीड, वो सर्कुलर पढ़ा है मैंने। वो सर्कुलर ये बोलता है कि आप उसको ई कॉम वगैरह, एटीएम और वो सब की लिमिट सेट करने का ऑप्शन दो। अब समझ लो लिमिट कस्टमर ने 0 सेट करी हुई है, लेकिन जब इन केस ऑफ सिम कार्ड स्वैपिंग वो अगेन हैकर उसमें से अमाउंट विड्रॉ अनलिमिटेड कर सकता है लिमिट चेंज करके। हालांकि हम लोग उसमें ज्यादा अभी वो टेक्निकलिटीज में नहीं जाते क्योंकि इसमें मल्टीपल कंट्रोल्स इन्वॉल्व है। मोबाइल बैंकिंग में देखो आप, पहले तो क्या होता है, आपने डिवाइस बाइंडिंग किया हुआ होता है, तो अगर नया सिम कार्ड ले भी लेगा तो नया डिवाइस रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। तो वो हमने अलग अलग जगह पे अलग अलग कंट्रोल्स लगाए हैं, लेकिन हमें वर्स्ट केस सिनारियो भी पता होना चाहिए कि भाई ऐसा भी एक सर्कुलर है, तो आपको फिर कल को ऐसा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि भाई ऐसा ये वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ से आ गया है ऐसा। बाकी अगर आपने समझ लो डिवाइस बाइंडिंग किया हुआ है प्लस एनपीसीआई की चैनल्स तो हम साइड ही कर देते, अदर देन एनपीसीआई चैनल्स अगर आपने डिवाइस बाइंडिंग किया है तो सिम कार्ड स्वैप भी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो नए डिवाइस में भी ये सिम कार्ड उसका कस्टमर का अकाउंट एक्टिवेट हो पाएगा। तो ये खाली इंटरनेट बैंकिंग में ही फिर ये सिनारियो बच जाता है। तो उसमें सर बहुत सारे अल्टरनेट कंट्रोल्स है, लेकिन अभी जो हमारा गोल है वो है कि भाई ये आरबीआई की एक्सपेक्टेशंस या सर्कुलर क्या है, बाकी हमने कंट्रोल्स तो उसमें ठीक है बहुत सारे लगा सकते हैं, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज पे लिमिट, अमाउंट पे लिमिट, मतलब सैटरडे संडेज की अलग लिमिट, मंडे टू फ्राइडे की अलग लिमिट, वर्किंग आवर की लिमिट, नॉन वर्किंग आवर की लिमिट, वो सब बिजनेस कॉल्स है, वो सब हम कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। सर इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने सर्कुलर भी दिया है ना पिछले साल, आप जो बोल रहे हैं आरटीजीएस नेफ्ट लिमिट। वो सर सर्कुलर नहीं है, वो आपके गैप मतलब जो 2019 का जो सर्कुलर है आरबीआई का, उसका अगर आपका 100% कंप्लायंस नहीं है तो डिपेंडिंग ऑन क्या कंप्लायंस लेवल है उस हिसाब से कुछ लिमिट्स रखने बोला है। सर एक क्वेश्चन था कि साइबर इंश्योरेंस में ये क्लेम कवर होगा या नहीं। मोस्टली तो कवर नहीं होता है क्योंकि कस्टमर की गलती की वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, बैंक का कोई लॉस इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। लेकिन हाँ फिर भी आपने जिनसे इंश्योरेंस लिया है उसको ये केस डिस्कस करके उनसे क्लैरिफाई कर सकते हो, उनको आप ये स्लाइड शेयर करके कि भाई भले बैंक का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है लेकिन रेगुलेटर ने तो बैंक को बोला है ये लाइबिलिटी भरने के लिए, तो क्या इंश्योरेंस उसको कवर करेगा या नहीं। विनन सर, हाँ बोलिए ना। मुझे ये पूछना था, हाँ जैसे आपने ये पहले टॉपिक में बताया कि अगर कस्टमर का बैंक का जो लायबिलिटीज है, हाँ अगर कस्टमर को एसएमएस नहीं गया हाँ और ट्रांजैक्शन हो गया हाँ तो बैंक की लायबिलिटीज है, हाँ ठीक है। लेकिन अपने पास ऐसा भी रिकॉर्ड मिलता है कि जैसे ही कस्टमर ने 5,000 का ट्रांजैक्शन किया तो मेरे यहाँ से एसएमएस शूट हो गया, फायर हो गया। हाँ वो फायर होके जहां भी जिसका भी गेटवे अगर उसको मिलना है, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, वो गेटवे भी चला गया, वहां पर भी हिट हो गया। वहां पर कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन वहां पर से उसका जो मेरा वेंडर है या जैसे मेरी पैनल ले रखी है जैसे, तो उसमें मुझे मिलता है कि ये एसएमएस ये टेक्निकल की वजह से फेल हो गया है, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे उसमें? सर ऐसे जो केसेस हो गए ना वो सर जनरली कोर्ट में ही जाते हैं, फिर वो तो कोर्ट में वो केसेस चलते हैं, फिर वो
ऐसे भी सिम कार्ड स्वैपिंग में ऐसे भी गुजरात, मतलब गुजरात तो नहीं लेकिन केरला कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऐसे भी डिसीजंस दिए हैं कि भाई ये वोडाफोन वाले की गलती है ये सिम कार्ड स्वैपिंग में और वोडाफोन इतना रुपए भरेगा। सो वो सर कॉम्प्लेक्स केसेस कोर्ट में जाते हैं और ऐसे भी डिसीजंस आए हैं जिसमें टेलीकॉम कंपनीज को भी बोला है कि आप पेमेंट करो कस्टमर को। ऐसा बराबर है सर। नेक्स्ट है शेडो रिवर्सल्स। शेडो रिवर्सल्स सर तब आता है जब आपके कोई कस्टमर ने कंप्लेन की है कि उनके अकाउंट में कोई फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजैक्शन हुआ है, तो सर वो आपको विद इन 10 वर्किंग डेज कस्टमर के अकाउंट में शेडो रिवर्सल देना है, विदाउट वेटिंग कि भाई आपका इंश्योरेंस का सेटलमेंट बाकी है या हमारे हिसाब से कोई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाकी है, वो अलग चीज है। आपको एक बार शेडो रिवर्सल तो विद इन 10 डेज देना है अगर वो डिस्प्यूट विद इन 10 डेज सॉल्व नहीं हुआ है तो। और एक टॉपिक आता है कि समझ लो आपको कस्टमर बहुत डिले करता है कंप्लेन करने में, 7 दिन से ज्यादा कर देता है, ठीक है, तो ऐसे केस में ये आरबीआई जो ये सर्कुलर है उसी में से ये स्नैपशॉट रखा है कि कस्टमर का लाइबिलिटी कितना होगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी। तो आपके पास एक पॉलिसी होनी चाहिए लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कस्टमर के लिए कि भाई अगर 7 दिन के बाद अगर हमें कोई कस्टमर कंप्लेन करेगा तो 100% लाइबिलिटी कस्टमर का होगा, उसमें बैंक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। अच्छा मान लीजिए अभी बहुत सारी बैंक में ऐसा भी सिचुएशन है, पॉलिसी तो बना दिया है, पॉलिसी इन प्लेस है, लेकिन फिर क्या होता है वो पॉलिसी कभी कस्टमर को बताई ही नहीं है। तो आप ठीक है आपके पास बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी है लेकिन आपने कस्टमर को कम्युनिकेट ही नहीं किया है, आपने ना तो वेबसाइट पे रखा है ना ही अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में रखा है, तो कस्टमर को पता ही नहीं है कि आपके पास ऐसा कोई पॉलिसी है, ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट टू नॉन कंप्लायंस ही हो गया, वो पॉलिसी नहीं है वैसा ही माना जाएगा वो। कुछ एक और केस जो डायरेक्टली ये सर्कुलर से और इम्पोर्टेंट है विनायक सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए ना सर। एक क्वेश्चन ऐसा है, 90 डेज का जो क्लॉज है ना सर, समझो हाँ। मेरे ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं और दे रहे हैं कि रेजोल्यूशन नहीं मिला है अभी तक, 90 डेज हो गए उसके ऊपर, उसके लिए कॉम्पेंसेशन कितना देना है वो थोड़ा पॉलिसी में लिखना चाहिए था, तो पॉलिसी में क्या क्या कर सकते हैं हम? मतलब सर रिजोल्यूशन नहीं आया है तो आपको शैडो रिवर्सल एक ही ऑप्शन बचता है। नहीं, शैडो रिवर्सल यानी कि पूरा जो पैसा जितना डिस्प्यूटेड है उतना करने का है या और कुछ? हाँ डिस्प्यूटेड अमाउंट पूरा पूरा, क्योंकि वो सर्कुलर जो लिमिटेड लायबिलिटी का सर्कुलर है ना उसमें लिखा है शायद 90 डेज का क्लॉज। 90 डेज का तो सर मैं वापस देख लूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से शैडो रिवर्सल्स तो आपको विद इन 10 वर्किंग डेज और जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका करना होता है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के बारे में। नहीं मैं समझा नहीं, मतलब आप लिमिटेड लायबिलिटी की बात कर रहे हो या वो? लिमिटेड लायबिलिटी के रिगार्डिंग सर क्वेरी ऐसा है कि अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, हाँ सर बोलिए। सर वो सर्कुलर में, सर सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, सर्कुलर में अगर 90 डेज के अंदर सॉल्व नहीं हुआ तो बैंक को पैराग्राफ 6 और 9 के हिसाब से कंपनसेशन देना बनता है। ठीक है, मतलब वो तो आप अगर डिलेड कम वो है कि अगर आप कंप्लेन विद इन टाइम क्लोज नहीं करते हो उसकी पेनल्टी की नहीं 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 सर, इसमें नहीं, अनऑथराइज्ड में ही अगर रेजोल्यूशन आपको 90 डेज के अंदर नहीं मिल रहा है, फ्रॉड हुआ है लेकिन टाइम जा रहा है, तो 90 डेज के बाद 91 डे पे आपको कंपनसेशन जो शैडो रिवर्सल दिया है वो ओपन करना है और कस्टमर को कंपनसेशन दे देना है। ओके ठीक है सर। वो अब मैंने अभी वो क्या है, मैंने सिलेक्टिव चीजें कवर की थी तो मैं अभी उसके ऊपर कमेंट नहीं करता हूँ जब तक मैं उसको देख नहीं लेता हूँ, तो ठीक है, वो एक बार पढ़ के ही उसके ऊपर ऐसा हो तो नेक्स्ट डेफिनेशंस तो आहेत ना ठीक है सर, स्पेसिफिकली घेऊया। ओके। फिर नेक्स्ट है सर आपको होम पेज पे डायरेक्ट देना है कोई भी अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ तो कस्टमर को रिपोर्ट करने के लिए कि भाई वो कस्टमर जब इंसिडेंट होगा तब आपका कॉन्टेक्ट अस पेज या वेबसाइट में अंदर जाके ढूंढने के पास उसके पास टाइम नहीं होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही वो आपके होम पेज पे आएगा वेबसाइट के वहीं पे उसको ऑप्शन दिख जाना चाहिए कि भाई ठीक है हाँ यहाँ से मैं कंप्लेन कर सकता हूँ।
दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसको वेबसाइट पे भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए एज अ कस्टमर। उसको आपको एसएमएस में ही फैसिलिटी देना है कि भाई ये एसएमएस को तू रिप्लाई कर दे या कहीं फॉरवर्ड कर दे, या ईमेल किया है तो ईमेल का रिप्लाई कर दे और उसका अकाउंट फ्रीज करवा सके आप। चलो एक नया साइबर फ्रॉड डिस्कस करते हैं। बैंक ने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया, कस्टमर के पास ही मोबाइल नंबर है भी सही। अब वो कस्टमर है वो फॉरेन चला गया, तो वो मोबाइल नंबर उसने यूज करना बंद कर दिया। ठीक है, अभी तक सब कुछ सही है, वो कस्टमर ने ही रजिस्टर किया था मोबाइल नंबर। अब वो एक टाइम पीरियड के बाद वो मोबाइल नंबर अगर कस्टमर यूज नहीं कर रहा है तो वो जो टेलीकॉम कंपनी है वो तो कोई नए पर्सन को दे देगा। अब वो जो नया पर्सन है उसने देखा कि भाई उसका तो ये बैंक में अकाउंट है, तो उसने वो नए अकाउंट मतलब वो मोबाइल नंबर यूज करके कुछ ट्रांजैक्शंस कर लिए। अब ऐसे में किसकी लाइबिलिटी? ट्रेनिंग चालू ना मॉडल सर वो कस्टमर की कैसे, लायबिलिटी आएगी। सबसे पहले उसको एटीएम नंबर वगैरह डलवाना पड़ेगा ना, पिन नंबर वगैरह। उसके पास तो कोई कैसे भी सर नहीं, ये वो कैसे करवाएगा? हाँ, ये सर ये जो इंसिडेंट है वो सर वो एक कोई ऐसा फिक्टिशियस स्टोरी नहीं है। वो एक्सिस बैंक का कस्टमर था, बैंक ऑफ मतलब यहाँ बड़ौदा का, कोई एनआरआई कस्टमर माझा का बंद आहे फ्लिपकार्ट आ गया टाक ना बॉक्स मध्ये। और उसने एक्चुअली ये ट्रांजैक्शंस किए थे, क्योंकि वो प्राइवेट बैंक में उतने रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। कोई एक नया मतलब अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो आप सब कुछ कर सकते हो, ऐसा कोई भी चीज फॉरगॉट यूजर नेम, फॉरगॉट पासवर्ड की सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होती है। तो ये एक्चुअली ये इंसिडेंट हुआ था। तो अब इसमें हमें तो खाली अभी ये डिसाइड करना है, चलो नहीं होगा वो अलग चीज है, लेकिन अगर हो गया ऐसे केस में हु विल बी लायबल, कस्टमर या बैंक? कस्टमर ही रहेगा ना। नहीं, 30 महीने के ऊपर Customer. 3 महीने के ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो आरबीआई का एक सर्कुलर है, उसका मोबाइल बैंकिंग बंद करवाना है बैंक ने। हाँ, उसमें देखो सर एक और ऑप्शन है आपके पास। एक हाँ। मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। हो सकता है आपको दक्ष में सबमिशन भी आया होगा इसका कि भाई आपकी बैंक जो है वो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डेड है या नहीं है। और रवि भाई ने ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्डिंग कैसे करना है उसकी एक पीपीटी भी वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। वो शायद इनके साथ में मैं ईमेल भी करवा दूंगा। तो ये जो मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट जो आपको मिलेगा ट्राई की तरफ से, वो आपको ये डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके बैंक के एक सिस्टम पे मिलेगा। वो बैंक की सिस्टम को वीपीएन से कनेक्ट करके वो एवरीडे एक फाइल रखेंगे। वो फाइल आपको सीबीएस में चेक करनी है। अगर कोई मोबाइल नंबर आपको मैचिंग मिलता है तो वो मोबाइल अकाउंट को आपको फ्रीज करना है, क्योंकि वो कस्टमर का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। तो वो अगेन री-केवाईसी करवाएगा अगर उसको कोई ट्रांजेक्शन करना है तो इस तरीके से हम लोग वो फ्रॉड से भी बच सकते हैं कि भाई वो अगर किसी का नंबर डिसकंटिन्यू हो गया हो और किसी और को अलॉट हो गया हो तो वो उसे ट्रांजेक्शन ना कर ले। अभी यहाँ जो मैंने स्क्रीन पे स्नैपशॉट रखा है, ये आरबीआई ने एक लेटर इश्यू किया था 3 अगस्त को। ये उसमें से ये स्क्रीनशॉट है 3 अगस्त 2020 में। सो ऑलमोस्ट 3.5 साल पुरानी बात है, बट मुझे याद था कि ऐसा कोई लेटर आया है और अभी दक्ष में इसका सबमिशन आया है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का। तो आपको उस पर ऑनबोर्ड करना है। जब तक आप ऑनबोर्ड नहीं करो तो हो सकता है आरबीआई आपको ये भी बोले कि हमने आपको ऑनबोर्ड करने बोला था, आपने नहीं किया, और अगर आपका मोबाइल नंबर मिसयूज हो रहा है तो फिर वो तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने क्यों ऑनबोर्ड नहीं किया, हमने बोला था आपको। तो